हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ लर्नर्स लोकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज जो है हम क्या पढ़ेंगे, एमए इंग्लिश का नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, कैरेक्टर ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो। ये जो है कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन है? ये 16 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। और ये कहाँ से, किसका क्वेश्चन है? रॉबिन्सन क्रूसो नॉवल है ना, जो जिस राइटर कौन है उसके, डेनियल डिफो, उसका एक क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर 16 मार्क्स, ठीक है। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम जो है राइटर के थोड़ी सी 4-5 लाइनें हमें राइटर की लिखनी होती है, ठीक है, ताकि जो है हमारा क्वेश्चन थोड़ा इम्प्रेसिव बन सके। तो जो डेनियल डिफो हैं वो इनका जन्म कब हुआ था? 13 सितंबर 1660। अब जो है ये हमें याद नहीं रहता, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये जो ईयर्स हैं याद नहीं रहती, क्योंकि इतने राइटर होते हैं, इतने याद करने पड़ते हैं, तो याद नहीं रहते। तो कोई बात नहीं, अगर आपको ये इसकी डेट ये याद नहीं रहती कि उनका डेट क्या थी, तो आप ये 1660 टू 1731 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये क्या थे? एक इंग्लिश ट्रेडर थे, राइटर थे, जर्नलिस्ट थे, पैम्फलेटर थे, स्पाई थे। और जो है ये नॉवलिस्ट होने के साथ साथ, रिमार्केबल नॉवलिस्ट होने के साथ साथ ये एक जर्नलिस्ट भी थे, प्रोलिफिक जर्नलिस्ट थे, ठीक है। तो ये जो थे, डेनियल डिफो इज़ नोन एज दी वन ऑफ दी अर्ली प्रोज मास्टर्स ऑफ द इंग्लिश फिक्शन। वो अर्ली प्रोज मास्टर्स में इनकी काउंटिंग होती है। और जो ये एज अ लिटरेरी फिगर कहाँ से फेमस हुए? जब रॉबिन्सन क्रूसो इनका पब्लिश हुआ। कब पब्लिश हुआ? 1719 में। तो उसके बाद ये एज अ लिटरेरी फिगर जो है लोगों की नज़रों में आए, ठीक है। इन्होंने मोल फेंडर्स लिखा, जर्नल्स ऑफ प्लेग लिखा, रुखसाना लिखा। अब जो है अगर आपको ये इनकी डेट याद नहीं होती तो कोई बात नहीं, पर आप इसकी डेट याद रखना कि 17 ईयर इसका, ठीक है, 1719। अब एक जो क्रिटिक है, इन्होंने क्या बोला है डीफो के बारे में, कि डीफो वाज प्रोबेबली द मोस्ट इंडस्ट्रियस इन द एनल्स ऑफ द लिटरेरी प्रोडक्शन। अब जो है ये कोटेशन होती है ना, ये हमें एज इट इज़ याद करनी पड़ती है, ताकि जो उन्होंने जिन वर्ड्स में अपनी बात कही है, तो वो जो है कोटेशन हम उसी को बोलते हैं जो टेक्स्ट में से आती है, ठीक है। अब जो है रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में थोड़ा सा राइटर का, अब कितनी लाइनें हैं? 2-3 लाइनें हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके बाद थोड़ा सा हमें नॉवल के बारे में लिखना है कि नॉवल कब पब्लिश हुआ, क्या है इसके अंदर। तो नॉवल क्या है, कब पब्लिश हुआ? 1719 में पब्लिश हुआ, अप्रैल 25 1719 में इसकी फर्स्ट वॉल्यूम आई थी। दिस इज़ वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो। अब ये एडवेंचरस स्टोरी है विद एल्गोरिकल सिग्निफिकेंस। और क्या इसको पिकारस नॉवल बोलते हैं, ठीक है। पिकारस नॉवल क्या होता है कि जो जिसके अंदर जो हीरो होता है वो इधर उधर घूमता रहता है, वो कभी एक जगह स्टेबल नहीं रहता, ठीक है। उसकी स्टोरी होती है, हीरो की स्टोरी होती है जो इधर उधर घूमता रहता है, सिंपल वे में। इट वॉज बेस्ड ऑन द ईयर्स ऑफ रेजिडेंस ऑफ अलेक्जेंडर सेल्क्रिक। किसकी स्टोरी के ऊपर बेस है? बात सारी ये है, किसकी स्टोरी के ऊपर बेस है? अलेक्जेंडर सेल्क्रिक की स्टोरी के ऊपर बेस है, दी इन द आइलैंड ऑफ जुआन फर्नांडेज। तो इस आइलैंड के ऊपर उनकी स्टोरी थी, वो कहीं चले गए थे, वहाँ पे उनके ईयर्स, कितने साल उन्होंने वहाँ पे काटे उस आइलैंड पे, वो हमें रॉबिन्सन क्रूसो की स्टोरी के थ्रू हम पता करेंगे, ठीक है। The publication of Robinson Crusoe caused a stir in the history of public taste। अब जब रॉबिन्सन क्रूसो पब्लिश हुआ तो ये स्टोरी थोड़ी डिफरेंट थी, क्योंकि ऐसी स्टोरी पहले नहीं आई थी कि एक हीरो है जो कहीं शिप पे बैठ के कहीं दूसरे एरिया में जाके किसी आइलैंड पे फंस गया, जहाँ पे कुछ था भी नहीं, बिल्कुल अनहैबिटेड एरिया था। वहाँ पे उसने कैसे अपने 28 ईयर्स निकाले, है ना। तो ये थोड़ी डिफरेंट स्टोरी थी। तो इससे जो है पब्लिक के अंदर अगर कुछ नया आता है, हम भी अगर कुछ नया आता है, तो हम उसकी वजह से जो टेस्ट है लोगों का वो चेंज हो जाता है। तो सेम वही बात हुई थी उस टाइम पे। इट बिकम लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ फिक्शन। लैंडमार्क की तरह ये अभी भी हम पढ़ रहे हैं अपने, है ना, अपनी क्लासेस में, अपनी मास्टर्स में। तो लैंडमार्क तो है ही। ओइंग इट्स एनॉर्मस सक्सेस अ सेकेंड वॉल्यूम वॉज रिटन। अब उसके बाद अब ये फेमस हुआ तो इसकी सेकेंड वॉल्यूम तो आती है। अगर कोई मूवी हमारी हिट होती है तो उसका जो सेकेंड पार्ट है वो तो आता ही है। तो रॉबिन्सन क्रूसो इज़ विदाउट क्वेश्चन बाय फार द ग्रेटेस्ट वर्क डीफो एवर प्रोड्यूस। ये जो है ग्रेटेस्ट वर्क था डीफो का।
Its power and hold are extraordinary, especially when one remembers his carelessness in the matter of grammar and phraseology. अब जो है इन्होंने बोला है राइटर ने, अब आप यहाँ पे इनका नाम नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे एज अ क्रिटिक राइट, ठीक है, ऐसे लिख दो, क्योंकि हमें नाम कैसे याद रहेंगे इतने, तो ये नोट्स बनाने के लिए अच्छा है। पर अगर एग्ज़ाम के टाइम में आपको इनका नाम याद आता है तो आप नाम लिख दो, ठीक है, नहीं याद आता तो एज अ क्रिटिक राइट्स, ठीक है, क्रिटिक राइट्स, ठीक है। अगर नाम याद आ रहा है तो नाम लिख दो, आपके अच्छे मार्क्स, अच्छा इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर पे। तो रॉबिन्सन क्रूसो इस नॉवेल्स प्रोटैगनिस्ट थे। प्रोटैगनिस्ट आपको पता है कौन होता है, जो मेन कैरेक्टर, मेन हीरो होता है, और साथ के साथ जो अपनी स्टोरी वो नरेट कर रहे थे। रॉबिन्सन क्रूसो इज़ अमंग द इमोर्टल मतलब जो कभी नहीं मरने वाला, ठीक है, करेक्टर्स ऑफ इंग्लिश फिक्शन के करेक्टर्स में इमोर्टल नाम है अभी भी, क्योंकि अभी तक हम उनको पढ़ रहे हैं, तो मतलब अभी तक वो जिंदा है। हिज नेम इज़ नोन एज वाइडली अमंग ऑल द क्लास ऑफ रीडर्स ऑफ फिक्शन। इनका नाम जो है सारे जो रीडर्स हैं, किसी भी टाइप के रीडर्स हैं, उनके उनके अंदर इनका नाम जो है फेमस है, सब जानते हैं इनको। ही इज़ इंडिविजुअलिस्ट, सेल्फ रिलियंट एंड एडवेंचरस। रॉबिन्सन क्रूसो इज इनफ टू प्रोड्यूस एवर लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन आवर माइंड्स अबाउट अ मैन हु इज एबल टू प्रोवाइड हिमसेल्फ विद मीन्स ऑफ सब्सटेंस ऑन द अनहेबिटेड आइलैंड एंड ऑल्सो विद द एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ। अब मैंने आपको बता दिया कि वो एडवेंचरस है, सेल्फ रिलियंट है, तो उसकी वजह से उसने उस आइलैंड पे जहाँ पे कोई रहता ही नहीं था, वहाँ पे उसने इतने सारे साल गुजारे, तो कुछ ना कुछ तो इसके अंदर खूबी होगी ना। सारे जो सरकमस्टांसेस थे, सारी जो डिफ़िकल्टीज़ थी, उनको उसने फ़ेस किया। कैसे फ़ेस किया, इसके बारे में हम इस चैप्टर में आपने पढ़ लिया होगा, नॉवल मैम ने पढ़ाया होगा, टीचर्स ने, तो हमने पढ़ लिया होगा। ही इज़ इंडीड टू बी रेकन्ड अमंग द मोस्ट लवेबल हीरोज़ क्रिएटेड बाय द राइटर्स ऑफ फिक्शन। अब जो सभी जो राइटर्स ने करेक्टर बनाए हैं, उनमें से सबसे लवेबल हीरो ये है रॉबिन्सन क्रूसो। सब ने इसको, जो इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, सब ने इसको बहुत प्यार दिया, ठीक है। एस टी कॉलरेज ने इसके बारे में बोला है कि क्रूसो इज़ यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पर्सन फॉर वूम एवरी रीडर कुड सब्सटीट्यूट हिमसेल्फ। अब जो है कि लोग अपने आप को रख के देख लेते हैं उनकी जगह पे, ठीक है। क्रूसो हैज़ एन इनटेट लव ऑफ एडवेंचर। क्रूसो का क्या था, उसका जो एडवेंचर के लिए बिल्कुल अंदर से जिज्ञासा आती थी उसके अंदर, कि रेस्टलेस ने उसके नेचर में, वो ना एक जगह मतलब बैठ नहीं सकता था, वो ज़्यादा देर एक जगह पे नहीं रह सकता था, वो मतलब अपना इनएक्टिव नहीं रह सकता था। तो उसने जो 20 ईयर्स थे, उसी टाइम पे उसने जो है, उसके दिमाग में आया कि मैं तो अब रोड जाऊँगा। तो उसके पापा ने उसको अपोज भी किया, हिज फादर अपोज हिज विश टू लीव होम। तो उसके फादर ने बोला कि जिस कंडीशन में तुम हो, मिडिल क्लास पोजीशन में, जिसमें गॉड ने तुम्हें प्लेस किया है, तुम वहीं पे रहो। आप ना मतलब जहाँ पे हमें गॉड ने प्लेस किया है, मिडिल क्लास पे, आप वहीं पे रहो। पर वो नहीं मानना। गाइस, आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है, ताकि आपको, या फिर साथ साथ में लिखते रहना। My father, a wise man, grave man, gave me serious and excellent at counsel against what he foresaw। मतलब पेरेंट्स को पहले ही दिख जाता है कि हाँ, कि बाहर जाएगा, दूर जाएगा, क्या पता कहाँ पे क्या हो जाए, तो उनको पहले ही, जो हम नहीं देख पाते वो देख लेते हैं। तो इसलिए उसके फादर ने उसको मना किया, पर वो कहाँ, वो नहीं मानना। क्रूसो की रेस्टलेसनेस थी, पर्सनल ट्रेड थी, मतलब सबसे पहले हमें यही देखने को मिला नॉवल में, ठीक है। वंडरिंग इंक्लाइनेशन फॉर गोइंग टू सी कंपेल्स हिम टू रिजेक्ट ऑल द एडवाइस एंड कमांड ऑफ हिज फादर, मदर एंड फ्रेंड्स फादर। अब जो उसकी इतनी ज़्यादा अंदर से जिज्ञासा थी, इतनी ज़्यादा वो जो था मोटिवेट था बाहर सी में जाने के लिए, तो उसने उसको किसी एडवाइस का उस पर असर नहीं किया, किसी एडवाइस ने, वो चला गया, ठीक है। उसके बाद वो जो एज अ प्लांटर ब्राज़ील में सेटल हुआ, फिर भी उसके दिमाग में इतनी, मतलब जैसा उसका दिमाग था एडवेंचरस, उसके दिमाग में प्रोजेक्ट्स आते रहे, पर उसको पता लग गया था कि हाँ भी ये मेरे हाथ की बात नहीं है। फिर उसने क्या ज्वाइन कर लिया, स्लेव बाइंग एक्सपीडिशन ज्वाइन कर लिया, कहाँ पे, कोस्ट ऑफ गिनिया। तो एक क्रिटिक ने रिमार्क किया है, क्रूसोज ओरिजिनल सीन इज़ रियली डायनेमिक टेंडेंसी ऑफ कैपिटलिज्म इटसेल्फ। जो कैपिटलिज्म था उसकी ही, मतलब उसका वो ही था, उसकी वजह से ही वो इधर उधर घूम रहा था, वो ही उसका ओरिजिनल सीन था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ रॉबिन्सन क्रूसोज करेक्टर इज़ फियर। अब वो इतनी दूर जा रहा है घूमने, तो फियर तो होगा ही, पर उसने उस फियर को ओवरकम किया। इतनी
दिन वो उस आइलैंड पे रहा, कैसे रहा। तो जब वो वहाँ पे गया तो वो ऐसे भाग रहा था मैडमैन की तरह, बिल्कुल स्केर्ड हो गया था। हर शेडो से, थोड़ी सी शेडो दिखती थी वो डर जाता था। वो उस ट्री के अंदर सोया, ट्री पे सोया मतलब। तो उसने उस फियर को ओवरकम भी किया, पर जो उसकी फीचर था उसके कैरेक्टर का, वो फियर था सबसे पहले। तो उसने बोला, फियर बैनिस्ड ऑल माई रिलीजन्स होप, ऑल दी फॉर्मर कॉन्फिडेंस इन गॉड, दिस इज गॉड, ठीक है, इन गॉड यहाँ पे लिखा है कि जो फियर ने ना मेरे सारे रिलीजन की होप ख़त्म कर दी, मेरा जो गॉड में जो कॉन्फिडेंस था सारा ख़त्म कर दिया फियर ने। तो अब हम भी डर जाते हैं जब हमारे सामने कोई सिचुएशन आती है, ठीक है, हम भी कांप जाते हैं। तो वही बात है, he quickly realizes that he must recover his wits and reason if he is to survive। अब अगर उसने सर्वाइव करना है, अब उसको अपने जो ये फियर्स है सबको भूलना पड़ेगा, रिकवर करना पड़ेगा, अपने सारे जो इन सब से निकलना पड़ेगा। एट सेवरल पॉइंट इन दिस नॉवल क्रूसो इज़ ऑलमोस्ट ओवरवेल्म्ड बाय द फीलिंग ऑफ fearing of the unknown. It protect him to colonize the island, securing his shelter and becoming self-sufficient. His ability to funnel his fear into productivity and creativity allows him to survive under extreme condition। क्या कि जो ऐसी कंडीशंस थी जिसमें इंसान जिंदा नहीं रह सकता था, तो वो कैसे रहा, जो उसकी क्रिएटिविटी थी अंदर से, जो उसकी प्रोडक्टिविटी थी, उसने उसको उस फियर को ओवरकम किया और वहाँ जो एक्सट्रीम कंडीशंस थी उसके अंदर वो सर्वाइव कर पाया। दी फियर ऑफ डेंजर इज़ 10,000 टाइम मोर टेरिफाइंग दैन द डेंजर इट सेल्फ। अब ये तो है ही है कि हम हर चीज़ से डरते रहते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी हमारे सामने कोई भी डेंजर है, हम उसे डरते रहेंगे, पर जब हम वो क्रॉस कर जाते हैं वो डेंजर, तो हमें लगता है ये तो कुछ भी नहीं था। तो वही बात है कि डेंजर इतना, खतरा इतना वो नहीं होता जितना हम अपने दिमाग में बना लेते हैं। The best characteristic of Robinson Crusoe is his mastery on situation, which is seen throughout the novel. In the journey, he is perfectly handle all the situation with his excellence of being a leader and a master। अब जो उसकी मास्टरी थी हर सिचुएशन पे, तभी वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाया ना। अगर उसकी मास्टरी थी, अगर वो उसके अंदर हिम्मत थी लीडर की, मास्टर बनने की। फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द एडवेंचर टू द एंड ही हैज़ शोन हिज ग्रेट कंट्रोल ऑन द माइंड ऑफ अदर्स। वी कैन फाइंड हिज एक्सीलेंस विद डिफरेंट एनकाउंटर विद एनिमल। अब जो इसकी एक्सीलेंस है, जो एनिमल्स थे वहाँ पे, अब आइलैंड है वहाँ पे एनिमल्स तो मिलेंगे, तो वहाँ पे क्या था, उनके ऊपर उसका कैसा कंट्रोल था। इट इज़ नेवर टू लेट टू बी वाइज। अब जो उसने बोल रखा है ये रॉबिन्सन क्रूसो ने। ऑन द आइलैंड हिज डोमेस्टिकेशन ऑफ वाइल्ड गोट्स। अब उसने जो वाइल्ड गोट्स के साथ उसका कंट्रोल था, पैरेट्स पे, ठीक है, इन सारे एनिमल्स पे उसका जो कंट्रोल था वो अच्छा था। अब जो मास्टर ऑफ फेट बना, ही ऑल्सो बिकम मास्टर ऑफ फेट आफ्टर अराइवल ऑफ फ्राइडे। फ्राइडे कौन था, उसका स्लेव था, ठीक है, वो भी वहाँ उस आइलैंड पे फंस गया था, तो वो उसका स्लेव था। और the idea of mastery more applicable when Crusoe teaches first word to Friday, it was क्या था, मास्टर। उसने उसको क्या टीच किया, उसने उसको पहले मास्टर ही टीच किया, बजाय येस और नो से पहले भी उसने उसको क्या सिखाया, मास्टर बोलना सिखाया, ठीक है। फर्दर ही रेफ़र हिमसेल्फ एज ए किंग। उसके बाद उसने अपने आप को क्या रेफ़र किया, किंग रेफ़र किया। ओवर द नेटिव एंड यूरोपियंस, नेटिव्स जो हाँ के आवासी थे और यूरोपियंस के ऊपर उसने अपने आप को क्या बोला, मैं किंग हूँ। फ्राइडे लर्न्स इंग्लिश फ्रॉम क्रूसो who become his master। The positive side of Crusoe's character is that he is thorough practical। वो प्रैक्टिकल मैन था, उसे पता था कि कैसे एडजस्ट करना है, क्या करना है, कैसे करना है ऐसे सर्कमस्टांसिस में। और जो उसको पता था, ही इवन नोज हाउ टू टर्न अप पोजिशन ऑफ डिसएडवांटेज टू इट्स ओन एडवांटेज। डिसएडवांटेज को कैसे अपने एडवांटेज में बदलना है, उसको ये सब कुछ पता था, ठीक है। अब एक ये क्रिटिक है, उन्होंने क्या बोला है, लाइक ओटोलियस अ कमर्शियल ट्रैवलर रूटेड इन एन एक्सटेंडेड but still familiar locality, nor is he like Ulysses, an unwilling voyager trying to get back to his family and his vacation land। मतलब ये जो इन्होंने किसके साथ कंपेयर कर रखा है, दो करेक्टर्स के साथ कंपेयर कर रखा है डिफरेंट नॉवेल्स के, कि उन्होंने क्या किया था और हमारे रॉबिन्सन क्रूसो ने क्या किया, बस। Another aspect of Robinson Crusoe's character is
which is prominently highlighted in the novel is his capacity of self-reapproach and his realization of importance of the divine will. There are many important passages of the self-remuneration which show how a protagonist's mind is surrounded by fumbling questions and he is able to make indulge in the drama of puritan and introspection. Crusoe records nothing occurred to my thoughts to contradict any of these conclusions. Another way of looking at Crusoe's is to regard him as a होमो इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक मैन. इकोनॉमिक कौन होता है, मतलब पैसे का लेन देन. अब जो था उसे जो पता था कि उसको एग्जैक्ट फिगर पता थी, एग्जैक्ट परटेनिंग मनी के उसने किसको कितनी मनी दे रखी है, कितनी उसने रिसीव की है, ठीक है, कितनी वो जो उसकी प्लांटेशन थी कितनी उसकी सेल्स है वो निकाल लेता है. He became as a merchant trader, and when the novels end, we find him transacting business on the island where he had spent 20 years, 8 years. Karl Marx said the Crusoe was a type of the capitalist who seek to amass wealth. अभी एक कार्ल मार्क्स ने बोला है कि कैपिटलिस्ट की तरह उन्होंने देखा है कि वो उसको मास वेल्थ चाहिए थी. while vetting him as a representative of workers of individualism, which was fear of 18 विच वाज द फीचर ऑफ 18th सेंचुरी. अब ये दो दो क्रिटिक्स ने इसके बारे में बोल रखा है, ठीक है. क्रूसोस टेंडेंसी टू मोरलाइज इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉन्स्पिशियस ट्रेट ऑफ हिज करेक्टर. मोरलाइज मतलब नैतिकता. तो उसने क्या बोला, एट द पॉइंट ऑफ द स्टोरी ही से हाउ स्ट्रेंज अ चेकर वर्क of providence is the life of man. He then goes on to point out today we love, जो हम आज या जिसको प्यार करते हैं कल हम उसको हेट करेंगे. दैट टुडे वी सीक वट टुमारो विशन, दैट टुडे वी डिज़ायर वट टुडे वी फियर, ठीक है. मतलब जो जिसे हम आज प्यार करते हैं कल हमें उसे हेट करेंगे, जो हमें आज चाहिए कल हमें वो चाहिए नहीं चाहिएगा. तो सेम बात है. तो हम जो है डामाडोल हमारी स्थिति रहती है, ठीक है. तो क्रूसो गोज ऑन से दैट अ मैन शुड कंपेयर हिमसेल्फ नॉट विद दोज हु आर अबव हिम. अपने आप से ऊंचे के साथ नहीं, मतलब हमें अपने आप को कंपेयर करना चाहिए. उसका कहना है कि जो हमसे बेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है, बेटर प्लेस पे है, हमें उसके साथ कंपेयर करना चाहिए जो हमसे वर्स है लाइफ में, ठीक है. एंड दिस इज़ द वैल्यूएबल लेसन इंडीड. अब जो है कि ये वैल्यूएबल लेसन है कि हमें अपने आप को अपने से ऊपर से नहीं कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें ऊपर वालों को देखेंगे तो हम दुखी ही रहेंगे, ठीक है. अगर जब हम अपने थोड़े से नीचे वाले को देखेंगे जो हमसे थोड़ा कम है, तो हम उसको देख के थोड़ा ये सोचेंगे कि हाँ कि मैंने कुछ अचीव कर लिया, ठीक है. तो मतलब इनका कहने का मतलब है कि दूसरों को देख के हम अगर खुशी दूसरों को देख रेख के ले रहे हैं, तो हम उन जो अपने से ऊपर वाले को ना देखो, अपने से नीचे वाले को देखो, ठीक है. एक्सपेक्ट नथिंग यू विल ऑलवेज बी सरप्राइज. तो उन्होंने बोला है कि कुछ भी एक्सपेक्ट ना करो. अगर हम कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे तो अगर हमें जो मिलेगा सरप्राइज ही होगा ना. अब हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करें, हमें एकदम जॉब मिल गई तो सरप्राइज हुआ है ना. तो यही बात है. वी ऑल्सो नोटिस अ टर्निंग पॉइंट इन क्रूसोज लाइफ. अब टर्निंग पॉइंट भी आया उसकी लाइफ में. क्या था, रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन आई उसमें. वंस ही फॉल इल he is so much overwhelmed by the suffering that he sheds there. अब वो बीमार हो गया. बीमार होने के बाद हमें सबसे पहले क्या याद आता है, हमें भगवान याद आते हैं, है ना. तो उसकी जो इतना बीमार हो गया तो वो उसकी आंखों से जो आंसू निकलने लगे. इट इज़ ड्यूरिंग द एक्सपीरियंस ऑफ फिजिकल सफरिंग दैट ही बिगेन्स रीडिंग बाइबल. उस टाइम उसने बाइबल रीड करना शुरू किया. इनफैक्ट ही नाउ मेक्स द हैबिट ऑफ रीडिंग सर्टेन नंबर्स ऑफ पेजेस ऑफ होली बुक्स एवरी डे. वो रोज़ जो है होली बुक्स पढ़ने लगा. तो उसके अंदर क्या आया, रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन आया, स्पिरिचुअलिटी आई उसके अंदर. ही नाउ बिकम्स अ ट्रूली रिलीजियस मैन. Lord, what a miserable creature I am. If I should continue to stick, I will die. सिक, अगर मैं कंटिन्यू सिक रहूँगा, दिस इज सिक, ठीक है. अगर मैं कंटिन्यू ही सिक रहूँगा तो मैं तो मर जाऊँगा. अब जो है इसका कंक्लूज़न आ गया है, ठीक है. कंक्लूज़न में क्या है, जो उसका नेचर था नोबलिस्ट था. impulses with stimulated and we find an outlet in action under the stress of affection and misery. Misfortunes does not crush through these instincts but straightens them.
he proves himself as a true gentleman. Walter points out Crusoe's strikingly complete character, though there are whole area of human experience on which he has nothing to say. मतलब जो इन कंक्लूजन से हमें क्या पता लगा, जो हमने पूरा पढ़ा है चैप्टर, पूरा क्वेश्चन पढ़ा है, हमें उससे क्या पता लगा कि वो जो एक बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस मैन था, सेल्फ रिलिएंट था, वो चीज़ों को अपने हिसाब से ढाल सकता था, मतलब उसको प्रैक्टिकल था वो। और क्या था उसके अंदर, अब वो बीमार हो वो स्पिरिचुअलिटी भी आ गई उसके अंदर, ठीक है। इकोनॉमिक मैन भी था वो मास्टर था, वो लीडर था, उसका होल्ड दूसरों के ऊपर अच्छा था। तो ये जो है हमें अपने कंक्लूजन में डाल सकते हैं, ठीक है। तो गाइज़, अगर आपको मेरा ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर भी कर देना और थोड़ा लाइक कमेंट भी कर देना, ताकि मेरे को पता लगे। और आप मेरे को ये बता देना कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा चाहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।